हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आगे का शुरू करते हैं। आज हमारा आगे का लेक्चर है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो आखिर कैसा दिखता है, उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का हमने ओवरव्यू देखा था। और हमने स्पॉन्जियस स्पोरोजिनस टिश्यू देखा था कि वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, सेंटर पे होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, टेपेटम होती है उसके ऊपर की लेयर, उससे ऊपर एंडोडर्मिस, फिर एपिडर्मिस, ऐसे 4 लेयर्स होती हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम माइक्रोस्पोरेंजियम से शुरू करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम इसका मतलब है एज एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब जो माइक्रोस्पोर है उसको बनने की प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और वो होता कैसे है, जब एंथर डेवलप होता है तो द सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, जो स्पोरोजीनस टिश्यू हमने वहाँ पढ़ा था अभी थोड़े दिनों पहले, वो स्पोरोजीनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड करके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। ठीक है, ठीक है। टेट्राड मतलब टेट्राड मतलब चार चार अलग अलग टिश्यू बनाता है ये। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज एंथर डेवलप, जैसे ही एंथर डेवलप होता है जो द सेल्स ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, मतलब स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डिवाइड होके माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड होके वो बनाते हैं, कहते हैं टेट्राड बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखिए, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऐसा टेट्राड बनाता है। अब यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं इस बारे में पूरा, फिर ऊपर डायग्राम को समझाएंगे आपको। एज ईच सेल ऑफ as each cell of sporogenous tissue are capable of give rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen and or microspore mother cell. The process of formation of microspore from a pollen mother cell is PMC through meiosis known as microsporogenesis. देख, वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ना, जो ई सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, मतलब जो स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल है वो अपने आप में ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके, मतलब अपने आप से चार माइक्रोस्पोर्स पैदा कर सके। हर एक स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल ये कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसी पोटेंशियल, इसलिए हर एक जो स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स हैं उन्हें पोटेंशियल पोलन कहा जाता है, या फिर उन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा जाता है, क्योंकि वो उससे ही फिर टेट्राड बनेंगे ना, वो खुद डिवाइड होंगे, माँ से ही तो बच्चा निकलता है, तो वो डिवाइड होकर 4 टेट्राड बनाएंगे। तो इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल PMC थ्रू मियोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल द माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड, जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एज अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, 4 डिफरेंट सेल के क्लस्टर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहा जाता है। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, जिसके कारण माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से डिसोसिएट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन बनाना शुरू कर देते हैं। Inside each microsporangium, several thousand of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther। मतलब ये कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है हमारा, मतलब जो एज एंथर मैच्योर, मतलब जैसे ही एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। डिहाइड्रेट मतलब उसमें पानी की कमी होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं और पोलन ग्रेन में अपने आप को बदलना शुरू कर देते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो मेल ऑर्गन जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहे हैं, वो माइक्रोस्पोरेंजियम contains several thousands of माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। अब हमने इसे ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही डिहाइड्रेट होकर पोलन ग्रेन बनाते हैं, इसलिए माइक्रोस्पोर वहाँ पे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है जो कि पोलन ग्रेन बनाएंगे, जो कि जब एंथर डाइसेस होगा, मतलब एंथर फटेगा तो वो बाहर हवा में रिलीज हो जाएगा।
ठीक है, समझे। अब देखो हमने माइक्रोस्पोर से कहते हैं माइक्रोस्पोर एंजियम से उसका वो पीएमसी से टेट्राड बनाया। टेट्राड में डिफरेंट माइक्रोस्पोर्स थे जो कि डिहाइड्रेट हो जाएंगे, जिसके कारण फिर वो डिसोसिएट हो जाएंगे और पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो हर एक माइक्रोस्पोर एंजियम में हज़ारों की तादाद में माइक्रोस्पोर्स रहते हैं जो कि डिहाइड्रेट होकर पोलन ग्रेन बनाते हैं, और जो जब एंथर डाइसाइज होता है, मतलब एंथर फटता है, तब वो हवा में रिलीज होते हैं। अब देखते हैं पोलन ग्रेन क्या होते हैं। अभी तक हम पोलन ग्रेन कर रहे हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है वो भी तो पता चले। पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट. If you touch the opened anther of hibiscus or any other flower, you would found a deposition of yellowish powdery pollen grain on your finger. अरे ये तो तुमने देखा ही होगा, हिबिस्कस का जब प्लांट होता है, मतलब हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है, जब उसके ऊपर देखा होगा ना येलोइश कलर के पार्टिकल्स लगे होते हैं, बस वही पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, टेक इन स्लाइड एंड ऑब्जर्व। मतलब ये बता रहा है कि उसे पानी में लो, फिर उसे ऑब्जर्व करो, तो कैसे दिखेंगे। देखो जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के अंदर वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे पोलन ग्रेन्स दिखते हैं। ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है, मगर अगर तुम नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो बहुत सुंदर दिखते हैं। जो अभी तुम ये 12th कर रहे हो तो अभी भी तुम देख सकते हो स्कूल में ले जाके, बट कॉलेज में तुम पक्का ऑब्जर्व करोगे ये चीज़ को। हाँ, पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, measured about 25 to 50 micrometer in diameter. It has prominent two-layer wall. The hard outer layer is known as exine, made up of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material known. It can withstand with a high temperature, strong acid, alkaline. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Pollen grain exine has prominent aperture called germ pores where sporopollenin is absent. अब भाई साहब इसे इतने तगड़े कवच की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन का काम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। पर इसको इतनी हार्ड कवर की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जो एसिड से ना पिघले, बेस से ना पिघले, कोई एंजाइम से ना टूटे, गर्मी, सर्दी, हाई टेम्परेचर, पीएच सब कुछ सहन कर ले, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। इसकी ज़रूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि जब पोलन रिलीज़ होते हैं तो हज़ार लाखों की तादाद में रिलीज़ होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सा पोलन जाके फूल पे सही फूल पे गिरेगा। ऐसा भी तो हो सकता है हवा किसी पोलन को उड़ा के पानी में गिर दे, कोई किसी ज़मीन पे गिर दे, कभी किसी को उड़ा के कहीं और गिर दे, तो वहाँ पे वो जब सरवाइव कर सकें तब तक के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई किसी ऐसे पिस्टल पे गिरा जो कि अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो वहाँ पे भी तो उसे सर्वाइव करना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर सके इसलिए इतने हार्ड कवर की इन्हें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। और ये हार्ड कवर एक्साइन जो है आउटर लेयर, वो स्पोरोपोलोनिन की बनी है, जो कि किसी भी चीज़ से विथस्टैंड कर लेगी। मतलब उस पर ना एसिड का असर होगा, ना बेस का, ना पीएच का, ना ही वाटर का, ना ही हीट का, ना ही कोल्ड का, ना ही किसी एंजाइम से उसे डिग्रेड कर सकते हैं। पर एक्साइन के कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे स्पोरोपोलोनिन एब्सेंट है, उस पोर्स को जर्म पोर्स कहा जाता है। ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोलोनिन। जो हमारा स्पोरोपोलोनिन है उसके कारण ये पोलन ग्रेन बिल्कुल डिग्रेड नहीं हो सकते ना, क्योंकि कोई भी उसके अंदर घुस ही नहीं सकता। तो इसी वजह से जो हमारा पोलन ग्रेन है वो बहुत सालों, लाखों, मिलियन साल तक ऐसे ही प्रिजर्व रहता है। ये हमारा एक बहुत अच्छा फॉसिल का काम करता है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेट एराय ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन। बहुत सुंदर पैटर्न और बहुत सुंदर डिज़ाइन में ये पाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स के एक्साइन लेयर। ये देखो, ये ऐसे भी हो सकते हैं, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, दिखाता हूँ मतलब बना के दिखाता हूँ तुम्हें। ये अगर इसकी आउटर लेयर है ना, तो मतलब इनर लेयर, तो आउटर लेयर पे ऐसे ऐसे होंगे। नहीं तो फिर तुमने वीट देखा है ना, वीट
बिल्कुल ऐसे होंगे, या फिर ऐसे बहुत अलग अलग शेप के तुम्हें देखने को मिलेंगे। जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो बहुत अलग अलग टाइप के तुम्हें ऑब्जर्व करने को मिलेंगे ये, ठीक है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं इसमें। अब इनर वॉल, अभी तो आउटर वॉल की बात हुई ना। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। इट इज थिन कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature, it contains two cell, vegetative cell and generative cell. देखो, इनर लेयर बहुत पतली होती है और कहते हैं वो कंटिन्यूस लेयर होती है, मतलब उसमें कहीं पे भी पोर नहीं होते हैं, और वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। बाहर वाली लेयर किसकी? स्पोरोपोलोनिन। अंदर वाली सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्म जो पोलन ग्रेन का है वो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो नॉर्मली सभी में होता ही है। जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। अब क्या डिफरेंस है इसमें? द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबेंडेंट ऑफ फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस. द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये बड़ा वाला पार्ट तुम्हारा वेजिटेटिव सेल का है, ये बड़ा वाला पार्ट तुम्हारा वेजिटेटिव सेल का है, ठीक है। और इसके नीचे ये छोटा वाला पार्ट तुम्हारा जनरेटिव सेल का है। अब इसे देखने से बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है, इसलिए यहाँ लिखा गया है ये जनरेटिव सेल के लिए। वेजिटेटिव सेल के लिए तो ये लिखा है वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबेंडेंट ऑफ फूड रिजर्व, मतलब वेजिटेटिव सेल बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व होता है और इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है उसमें। वहीं जनरेटिव सेल छोटा होता है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। It has spindle shape with dense cytoplasm and nucleus. In over 60% of angiosperm, pollen grain are shed at two cell stage. In remain species, the generative cell divides mitotically to give rise to the male gamete before pollens are shed. 3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जो जितने भी एंजियोस्पर्म है लगभग, उनमें से भी लगभग एंजियोस्पर्म्स में जब पोलन ग्रेन रिलीज़ होता है तब वो टू सेल स्टेज में रहता है। मतलब जब पोलन ग्रेन रिलीज़ होता है तो उसके अंदर सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल का काम है जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वहीं जनरेटिव सेल का काम है डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स बनाना, ठीक है। तो जब पोलन ग्रेन रिलीज़ होता है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में, तो उसमें क्या उसमें ऐसा होता है कि जब रिलीज़ होते हैं ना तो वो उसमें सिर्फ दो सेल स्टेज रहते हैं, मतलब उसमें सिर्फ वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल प्रेजेंट रहते हैं। वहीं जो हमारा कहते हैं कुछ बाकी बचे हुए एंजियोस्पर्म की स्पीशीज़ है उसमें ऐसा होता है कि वो जब पोलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं तब वो 3 सेल स्टेज में पहुंच जाते हैं। 3 सेल स्टेज मतलब वेजिटेटिव सेल तो रहती हैं, वहीं जनरेटिव सेल अपने आप को डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स में डिवाइड कर लेती है, इसलिए इसे 3 सेल स्टेज कहा जाता है। देखो बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे नहीं दिखा रखा है बट वो ऐसे रहती है, ऐसे रहते हैं। ये तुम्हारा सेल है, ठीक है। इसमें जनरेटिव सेल था ना, ये डिवाइड हो जाता है 2 में, एक मेल गैमेट यहाँ पे, एक मेल गैमेट यहाँ पे, और ये तुम्हारा वो कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। Pollen grain of many species cause several allergies and bronchial affiliation. In some people often lead to chronic respiratory disorder like asthma, bronchitis. It may be mentioned that Parthenium or carrot grass came to India as contaminant with import of wheat, has become ubiquitous in occurrence, cause pollen allergy. अब देखो, पोलन ग्रेन हवा में रिलीज़ होते हैं तो हम सांस के थ्रू ने अंदर ले भी सकते हैं। अब कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, कुछ की टॉलरेंस वीक होती है, तो उन्हें पोलन एलर्जीज़ होती है, पोलन ग्रेन से प्रॉब्लम होती है। अब कुछ को इसके पोलन ग्रेन के कारण कुछ लोगों को अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ हो जाती है, कुछ को और क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है। एक ग्रास है जिसका नाम पार्थिनियम कैरेट है, पार्थिनियम उसका नाम है,
और उसका नॉर्मल मतलब ये पार्थिनियम उसका नाम है, उसको नॉर्मली कैरेट ग्रास कहा जाता है। इसको याद रखना है, पार्थिनियम या कैरेट ग्रास ये इंडिया में नहीं पाई जाती थी। ये जब बाहर से वीट इंपोर्ट होता था इंडिया में, मतलब लाया जाता था, तब वीट के साथ साथ इसके भी पोलन ग्रेन्स इंडिया में आ गए। और इंडिया का एनवायरनमेंट इसको इतना सूटेबल है कि ये यूबिक्विटस हो गया, मतलब ये हर जगह पाया जाने लग गया। मतलब चाहे कितना ही गंदा एरिया हो, कितना ही साफ़ एरिया हो, कितना ही पानी हो, कितना ही सूखा पड़ा हो, हर जगह ये पाया जाने लगा। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा पाया गया कि पार्थिनियम या कैरेट ग्रास के जो पोलन ग्रेन है उसके कारण पोलन एलर्जीज होती है लोगों को, मतलब पोलन की एलर्जीज होने लगती है लोगों को। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पार्थिनियम या फिर इसका दूसरा नाम कैरेट ग्रास। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास पोलन ग्रेन, क्योंकि हमें पता है पोलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वेजिटेटिव सेल पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, जो कि जनरेटिव सेल को क्योंकि उसे जनरेटिव सेल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं। तो अब भाई वो उसमें न्यूट्रिएंट है तो इंसान तो अपना मतलब निकालेगा ही। तो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टैबलेट एज फूड सप्लीमेंट। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet and syrup are available in the market. Pollen's consumption has been claimed to increase the performance of athlete and race horse. ऐसा देखो, इंसान को किसी चीज़ से अगर फ़ायदा हो रहा है ना, मतलब किसी और चीज़ को उससे फ़ायदा हो रहा है, तो इंसान अपना फ़ायदा उससे निकाल लेता है। तो जो पोलन ग्रेन है वो उसके अंदर वेजिटेटिव सेल पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला होता है, क्योंकि उसे जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ना। अब उसके कारण इंसानों ने देखा कि भाई इसमें इतना न्यूट्रिएंट है तो हमारे भी काम आ सकता है। तो वेस्टर्न कल्चर के लोगों ने अभी कुछ सालों में पोलन टैबलेट और सिरप बनानी स्टार्ट करी है और उनका कंजप्शन एज अ फूड सप्लीमेंट स्टार्ट करा है, क्योंकि उनका मानना है कि पोलन से बने प्रोडक्ट से एथलीट की परफॉर्मेंस या फिर जो है घोड़े हॉर्सेस जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बूस्ट होता है। ये कुछ पोलन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं पोलन के। फिर आते हैं वंस दे आर शेड पोलन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग आउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो, जब पोलन ग्रेन रिलीज़ होता है तब उसे किसी ना किसी पिस्टल पे गिरना ही गिरना होता है। अगर वो नहीं गिरा तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म इन द सेंस अंदर के सेल मर जाएंगे, मतलब न्यूट्रिशन कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ही ना वेजिटेटिव सेल का। तो वो न्यूट्रिशन जब ख़त्म होगा तो वो सेल मर जाएगा, बट आउटर कोटिंग के कारण वो पोलन ग्रेन बचा रहेगा, पोलन ग्रेन का फॉसिल बचा रहेगा, बट अंदर से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसे किसी ना किसी स्टिग्मा पे गिरना ही गिरना होता है, वरना वो अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर देता है अगर उसे फर्टिलाइजेशन करना है तो। ठीक है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन वायलेबल इज हाईली वेरिएबल. To some extent, it depends on prevailing temperature to humidity. In some cereals such as rice and wheat, pollen grains viability within 30 minutes to their release. In some roes, legumes, solenes, they maintain viability for months. अब इसमें क्या सिस्टम है भाई, वाइबिलिटी वेरी कर सकती है प्लांट टू प्लांट, और कहते हैं वेजिटेबल टू वेजिटेबल वो वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि कुछ सीरियल्स राइस या वीट हो गए, उनके पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी सिर्फ 30 मिनट होती है रिलीज़ के मतलब रिलीज़ के बाद सिर्फ 30 मिनट के अंदर वो अपना प्रोडक्शन का काम ख़त्म कर देते हैं। मतलब प्रोडक्शन का काम ख़त्म कर देते हैं कि जो पोलन ग्रेन उस पर पिस्टल पे नहीं गिरा वो 30 मिनट बाद किसी काम का नहीं, वो बस एक फॉसिल बन गया है और किसी काम का नहीं है, उससे अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं जो पिस्टल पे गिरा वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। वहीं कुछ और प्लांट्स इन द फैमिलीज लाइक रोएस, लेग्यूमिनेस या सोलेनेसी फैमिली,
इन फैमिलीज़ में जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी वाइबिलिटी कई महीनों की होती है, मतलब उनके पोलन ग्रेन अगर कहीं और गिर गए तो वो 1 महीने तक जिंदा रहेंगे। 1 महीने के अंदर वो अगर कैसे भी करके पिस्टल तक पहुंच गए, स्टिग्मा तक पहुंच गए, तब वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। वहीं 1 महीने बाद, मतलब सेवरल मंथ्स का, मैं सेवरल मंथ्स लिखा है पर मैं 1 महीने का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर 1 महीने के अंदर नहीं पहुँचे तो वो अपनी वाइबिलिटी लूज़ कर देंगे। ठीक है। यू मे हियर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन फॉर लार्ज नंबर ऑफ species for years in liquid nitrogen -196 °C. Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed bank in crop breeding program. मतलब अब देखो भाई, इनकी वाइबिलिटी है, मतलब ये नेचुरल फॉर्म में इतनी देर तक ज़िंदा रह सकते हैं। अब हमारा जो एनिमल्स होते हैं उसमें भी स्पर्म्स होते हैं ना, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स, तो वो स्पर्म्स को हम स्टोर करके रखते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत हो हम उसे यूज़ कर सकें। लाइक ब्रीडिंग सीज़न हमारे आ रखा है बट हमारे पास कोई मेल एनिमल नहीं है ब्रीड कराने के लिए फीमेल के साथ, तो हम स्पर्म बैंक्स हैं उसकी मदद से हम इसे मतलब वहाँ से स्पर्म मंगा के हमें ब्रीड करा सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही पोलन बैंक्स भी होते हैं, जैसे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे पोलन बैंक्स भी होते हैं जिसमें हम पोलन ग्रेन्स को कई सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, और उसका टेम्परेचर होता है -196 °C। मेंशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर पूछा गया, मतलब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया और ये मेंशन कर दिया तुमने, तो तुम्हारे नंबर कोई नहीं काटेगा। इसे पक्के से याद करना। क्या याद करना है कि पोलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 °C। 196 °C पर इसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है। और सच पोलन, ऐसे पोलन्स को पोलन बैंक से निकाल कर सीड बैंक्स में, मतलब क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में सीड्स बनाने में यूज़ करा जा सकता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट हो गया है प्लांट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछिएगा। मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आप इसे एक बार दोबारा से खुद से पढ़िए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी क्वांटम फिजिक्स या कुछ भी ऐसा केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।